Hello friends and welcome to this second video on the answer keys of paper 1 of 2019-20 LDC एग्जाम। सबसे पहले जो पेपर 1 का जो पार्ट 1 अपलोड किया था उसके अंदर कुछ एक दो क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर करेक्ट जो है करेक्टनेस नहीं थी। काफ़ी लोगों ने उसके ऊपर कमेंट किया है कि उसके अंदर सर इसका मतलब ये निकलता है। तो वो दो क्वेश्चन ऐसे हैं जिसके ऊपर अब क्लियर हो गई है कंसेप्ट। पहले उन दो क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, देन जो इसका सेकंड पार्ट यानी क्वेश्चन नंबर 64 टिल एंड 120 क्वेश्चंस तक उसको डिस्कस करेंगे। अब ये एक बात बताऊं कि जो भी मैं इसके अंदर सर्च कर रहा हूं या जो है लोगों से डिस्कस कर रहा हूं, उसके अंदर से जो मोस्ट सूटेबल आंसर निकल के आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। इट माइट बी पॉसिबल कि जो यूपीएससी की हैं वो डिफरेंट हो। काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसके ऊपर मुझे कोई सपोर्टिव डॉक्यूमेंट नहीं मिला, तो वहां पे जो भी डिस्कशन का रिजल्ट निकल के आ रहा है वो मैं आपको बता रहा हूं। अगेन फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जहां पे भी आपको किसी क्वेश्चन के आंसर में कुछ दिक्कत लग रही हो कि हाँ सर इसका आंसर ये है, क्योंकि इस बार जो क्वेश्चंस डाले हैं काफी क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे जो लिटरेचर में लिखा हुआ है, जो टेक्स्ट में लिखा हुआ है वो डिफरेंट है, और जो क्वेश्चन को फ्रेम किया है वो डिफरेंट ढंग से किया है। उससे हो क्या जाता है, उससे ये हो जाता है कि जो आपका एग्जामिन एग्जामिनर है जिसने पेपर सेट किया है उसकी डिस्क्रिप्शन हो जाती है कि मैंने तो ये क्वेश्चन इस ढंग से ये पूछ के फ्रेम किया था। तो वहां पे हो सकता है आपको आंसर जो है डिफरेंट मिल जाए। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो ये आपका दो क्वेश्चन है, जो एक क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो आपका इसके अंदर आंसर मैंने बताया था वो अलग बताया था। मेरे हिसाब से अब जो करेक्ट जो चीज निकल के आ रही है वो ये निकल के आ रही है कि जो ये आपकी स्टेटमेंट नंबर 2 है ये भी रॉन्ग है, और जो स्टेटमेंट नंबर 3 है ये भी रॉन्ग है। क्योंकि ना तो लेजिस्लेटिव काउंसिल जो होती है उसके मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं, सॉरी सॉरी 2 और 3 नहीं, 1 और 2 दोनों रॉन्ग है। 1 और 2 यानी कि यहाँ पे मेंबर की जगह इलेक्टेड मेंबर होना चाहिए, और ये आपका यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इलेक्टेड मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटर ये वोट करते हैं। तो इसके हिसाब से जो इसका आंसर बन रहा है वो इसका आंसर बन रहा है सी। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है जिसके अंदर जो है दिक्कत थी वो था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर काफी लोगों ने बताया कि सर आपने जो एक्सप्लेनेशन दिया था वो एक्सप्लेनेशन करेक्ट है, और लेकिन आपने उसको आंसर को रॉन्ग बताया। उन्होंने उसको इंटरप्रिटेशन जिस ढंग से किया उसके हिसाब से जो इसका आंसर है वो यही है कि ऑल इंटरमीडिएट लेवल के ऊपर आपका जो है पंचायत की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वो लेस देन 20 लाख की जहां पॉपुलेशन है वहां पे नहीं होती है। तो इसके हिसाब से आंसर इसका सी निकल के आ रहा है। तो ये दोनों क्वेश्चंस जो है मैं यहाँ पे करेक्ट कर दिए हैं मैंने। अब जो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं उसके अंदर क्या है कि अ, जो आपके क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस 63 तक हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 64 तक। ये लास्ट क्वेश्चन था जो हमने डिस्कस किया था 63। 64 भी जो है ना एक्चुअल में बड़ा कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है। अगेन ये डिस्कशन करने के हिसाब से मैं इसको चेक कर रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको कि एक्चुअल में क्या है कि ये है आपका आर्टिकल नंबर 227। अब 227 को आप पढ़ेंगे ना, 227 2B या 227 23, उसके हिसाब से ये स्टेटमेंट कंप्लीट नहीं है नंबर 1 वाली। ठीक है, सिमिलरली जो थर्ड वाली है ये स्टेटमेंट भी कंप्लीट नहीं है। मुझे जो लगा, मुझे लगा कि इसके अंदर टू, तो मेरे हिसाब से इसका आंसर या तो सी होना चाहिए या डी होना चाहिए, पर मोस्ट क्लोज जो आपका आंसर है
मोस्ट क्लोज इसके अंदर जो आंसर है वो आपका सी होना चाहिए। अगेन इसके ऊपर भी अगर आपको कोई लिटरेचर मिले तो बताइएगा। सिमिलरली अगले वाला क्वेश्चन में भी सेम यही चक्कर चक्कर है कि आपका जो 868 है इसके अंदर भी जो है मुझे कोई ऐसा सेटिस्फैक्टरी आंसर कहीं से भी नहीं मिला, लेकिन इसका कोई आर्टिकल भी नहीं मिला। तो यहाँ पे इसका आंसर जो मुझे लग रहा है वो मेरे हिसाब से डी आंसर है इसका। अगला जो क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखेंगे तो उसमें क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब लिमिट्स फॉर टेरिtoriयल वाटर एंड मैरीटाइम जोन्स ऑफ द इंडिया। तो इसके अंदर जो आपका सेकंड वाला है ये स्टेटमेंट तो रॉन्ग है ही है। ओके, तो उसके हिसाब से जो आपका जो फर्स्ट वाला है वो आपका करेक्ट लग रहा है। और जो है ये आपका इसकी जो है इसकी भी कोई कुछ मिला नहीं कि इसके अंदर कहीं मुझे कोई लिटरेचर नहीं मिला। तो जो मोस्ट कंक्रीट आंसर लग रहा है वो आपका ए लग रहा है। अब आपका 67 जो है, 67 ये तो आप जब सीसीए पढ़ते हैं उसके अंदर भी है कि आपका जो प्लेजर डॉक्ट्रिन है उसके अंदर दैट इज सब्जेक्ट टू द आर्टिकल नंबर 311, इसके हिसाब से इसका आंसर डी है, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 68, फर्स्ट और सेकंड जो है बिल्कुल सही मैच हुए हैं। इंडस रिवर हिमालयन रीजन की है, गोदावरी आपका दक्कन रीजन की है। लूनी जो यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है कोस्टल रीजन, ये कोस्टल रीजन की नहीं है। ये आपका जो स्टार्ट होती है वो स्टार्ट होती है आपका राजस्थान से, अजमेर रीजन से स्टार्ट होती है और जो है इधर गुजरात के मिडल के अंदर जाके ये खत्म हो जाती है। तो ये मैच आपका सही नहीं है, इसके हिसाब से आप इसका आंसर सी होना चाहिए। और 69 जो है, 69 के अंदर आपका द प्रोविजन फॉर सेटिंग अप इंटरस्टेट काउंसिल, तो इसके अंदर जो आपका आंसर है वो आपका छत्तीसगढ़ है, ये करेक्ट आंसर ये वाला है इसके अंदर। 70 के अंदर जो है विद रिगार्ड टू द गुड्स एंड सर्विस टैक्स विच इज नॉट करेक्ट, तो इन चारों में से करेक्ट जो है वो क्या है कि अगर आपका इंटर स्टेट अगर ट्रेड है वो अप्रोप्रिएट नहीं होते हैं बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है। ये मेरे हिसाब से इसका आंसर सी होना चाहिए। और द स्पीकर ऑफ द लोकसभा कैन रिजाइन बाय एड्रेसिंग हिज, आपको मालूम है दोनों का आपस में चलता है, स्पीकर जो है वो डिप्टी स्पीकर को रिजाइन करते हैं, लिख के देते हैं, और डिप्टी स्पीकर स्पीकर को करते हैं, तो इसका आंसर आपका सी है। नेक्स्ट जो है वो आपका है 72, व्हाट इज द मिनिमम quorum required for the holding of sitting of a राज्यसभा, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो, 1/10 ऑफ द टोटल मेंबरशिप होता है। इसमें एक बात का ध्यान रखिएगा, जब हम कमेटीज की बात करते हैं लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों के लिए 1/10 है, लेकिन जब हम कमेटीज की बात करते हैं तो कमेटीज के लिए जो कोरम है वो चेंज हो जाता है और वो कोरम हो जाता है 1/3। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं 73, विच मोशन इज मूव्ड टू एक्सप्रेस वांट ऑफ द कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अभी आपका हुआ भी था ये, तो ये होता है आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन। विच ऑफ द फॉलोइंग मोशन इज यूज टू अर्जर्न, नाम के अंदर ही आ गया अर्जर्न, तो इसका आंसर अर्जर्नमेंट मोशन ही है। हु कैन आस्क फॉर द ज्वाइंट सीटिंग, अगेन एक बात देखिए, ज्वाइंट सीटिंग की जब बात होती है ना तो ज्वाइंट सीटिंग का मतलब कि सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है वो इसको कॉल कर सकते हैं। किन किन पॉइंट्स के ऊपर कॉल कर सकते हैं वो आपको मालूम है, आर्टिकल 108 जो है वो आपका ज्वाइंट सीटिंग पे है। मनी बिल अगर है तो उस पर ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती है। आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है उसके अंदर ज्वाइंट सीटिंग नहीं होती है। और कौन प्रिजाइड करते हैं इसको, स्पीकर ऑफ द लोकसभा उसको प्रिजाइड करते हैं। कॉल कौन करते हैं, कॉल आपके प्रेसिडेंट साहब कर सकते हैं। तो इसका आंसर फिलहाल जो है इस क्वेश्चन के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स स्पेशल प्रोविजन फॉर, अब ये स्पेशल प्रोविजंस के जो रूल्स है ना इसके ऊपर दो तीन क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो एक जो है वो ये है कि आपका इन तीनों स्टेट्स के लिए नहीं है, किस किस के लिए, पंजाब उत्तराखंड और जम्मू एंड कश्मीर,
बाकी काफी स्टेट्स हैं, मैक्सिमम स्टेट्स नॉर्थ ईस्ट की स्टेट्स हैं जिसके ऊपर स्पेशल प्रोविजन है। इधर गुजरात एंड महाराष्ट्र इसके लिए भी इन्होंने स्पेशल प्रोविजन बना रखा है। तो हमारे जो ऑप्शंस हैं उसमें से जो सुटेबल आंसर है वो आपका सी है, गुजरात। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इज एप्लीकेबल टू। ये आपका मिजोरम एंड नागालैंड के ऊपर है। अगेन ये आपका 371 जो है आपका ए और जी, ये दोनों आपके इसके अंदर यूज हो रहे हैं, और ये बिल्कुल दोनों की दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। इसके बाद आपका आता है 78, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इन्वॉल्व इन पेइंग एंड रिसीविंग ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी ऑफ ट्रावनकोर। अब देखिए ट्रावनकोर देवस्थानम के अंदर ये तो क्लियर हो गया कि ये क्या है, केरला इसके अंदर इन्वॉल्व होगा, ये नाम आपको वहीं पे सुनने में मिलता है। और इसके हिसाब से आंसर तो ए और सी में से एक है। दूसरी स्टेट जो है एक्चुअल में इसके अंदर तमिलनाडु है, और इसके अंदर भी आपका जो किस आर्टिकल के अंदर लिखा हुआ है, अगर आपको क्रॉस चेक करना हो 290 ए के अंदर लिखा हुआ है, ये इसका आंसर 78 का आंसर जो है वो ए है। Under the allocation and rehabilitation of bonded labor scheme, which among the following statement is correct? तो पहली स्टेटमेंट ये है कि इसको भी चेंज करके ये फुली सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीम है और 100% जो है बियर करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, ये करेक्ट इंफॉर्मेशन है। इसके अंदर जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास एक कॉर्पस हम बनाते हैं 10 lakhs, ये भी करेक्ट है। ये जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आपकी करेक्ट इंफॉर्मेशन नहीं है। ये इंफॉर्मेशन जो आपकी चेंज हुई थी, ये जो आपकी स्कीम चेंज हुई थी, ये 2021 के अंदर चेंज हुई थी। और इसके अंदर जो है ये आपका 27 जनवरी 22 इसका एक डॉक्यूमेंट है जो मुझे मिला, उसके अंदर लिखा हुआ है। इसके अंदर उन्होंने बोला है कि जो इमीडिएट फाइनेंशियल असिस्टेंस है वो असिस्टेंट 1 लाख की है, और स्पेशल केसेस के अंदर 2 lakhs की है। ये मैं साथ साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको इसीलिए दे रहा हूं, कहीं अगले वाला जो हमारा एग्जाम हो रहा है 21-22 में उससे रिलेटेड कुछ इसमें से ना आ जाए, तो आपको थोड़ी सी वो हो जाएगी। तो इमीडिएट रिलीफ इसके अंदर जो टोटल है वो आपका 1 लाख और 2 लाख की असिस्टेंट, और इमीडिएट रिलीफ 30,000 की है। मैंने शायद ऊपर 1 लाख बोल दिया था, ये 30,000 की है। लेकिन मेन बात है कि आपकी जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो रॉन्ग है। 1 और 2 करेक्ट स्टेटमेंट है, और उसने आपसे क्या पूछा है, उसने आपसे पूछा है कौन सी करेक्ट है। तो इसके हिसाब से इसका जो आंसर है वो क्या होगा, बी होगा इसका आंसर। अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर आ गया हमारा 80। तो इस 80 के अंदर जो है वो आपसे क्या पूछ रहा है, ए सिटीजन कैन नॉट बी डिस्क्रिमिनेटेड ओनली ऑन दिस। अब इसके अंदर आप आर्टिकल 15 एंड 16 पढ़ लीजिएगा। तो 15 और 16 के हिसाब से आप देखेंगे दोनों जो स्टेटमेंट हैं वो करेक्ट है। वर्ड जो है वो इसके अंदर ध्यान से नोट करने वाला है, वो क्या है कि ओनली लिखा होना चाहिए, ओनली। तो ये ओनली जो है वो आपका दोनों में लिखा हुआ है, और इस हिसाब से दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, और इसका आंसर आपका सी है। 81, अगेन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का भी मुझे समझ में नहीं आया कि एक्चुअल में क्या पूछना चाह रहा है। आपको अगर समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा क्या पूछना चाह रहा है। लेकिन मोस्ट जो अप्रोप्रिएट आंसर जो मुझे लग रहा है उसके हिसाब से डी ही लग रहा है। 82, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूडेड इन द प्रोविजन प्रोवाइडेड अंडर द आर्टिकल 23। सेल्फ इंक्रिमिनेशन वाला जो आपका वो है, उसके हिसाब से नार्को टेस्ट के लिए आपको कोर्ट की परमिशन चाहिए होती है। अगला क्वेश्चन 83। 83 में क्या बोल रहा है, आर्टिकल 22 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट प्रोवाइड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग। अब ये बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। यहाँ पे उन्होंने लिखा द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन डिटेन्ड अंडर एनी प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ हैज टू बी कंसिडर्ड बाय द एडवाइजरी। ये स्टेटमेंट लोगों को लग रहा है करेक्ट है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। आप बोलो कि क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ये एडवाइजरी बोर्ड के पास जब जाता है ना, कब जाता है, 3 months के बाद जाता है। उसके पहले आपको कोई एडवाइजरी बोर्ड के पास जाने की जरूरत नहीं है।
बाकी सारी की सारी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, क्योंकि ध्यान रखिए इसके अंदर कहीं भी प्रिवेंटिव डिटेंशन की बात नहीं है। अगर आप आर्टिकल 22 पढ़ेंगे, उसके अंदर प्रिवेंटिव एंड पुनिटिव दोनों डिटेंशंस की बात है। ये तीनों की तीनों पुनिटिव डिटेंशन के ऊपर बात हो रही है, इसलिए ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। उसने हमसे पूछा कौन सी प्रोवाइड नहीं है, तो ये वाला प्रोविजन नहीं है, इसका आंसर ए है। क्यों नहीं है? बिकॉज यहाँ पे कहीं 3 मंथ के बाद नहीं लिखा, एडवाइजरी बोर्ड के पास आपको 3 मंथ के बाद जाना पड़ता है। 84, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226। अब इसके अंदर जो है वो क्या है, आर्टिकल 32 कन्फर अ राइट, बिल्कुल करेक्ट है, और आर्टिकल 26 के अंदर एक डिस्क्रिशन है, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं इसके अंदर। दूसरा क्या है कि आर्टिकल 32 एंड आर्टिकल 226 कन्फर आइडेंटिकल पावर, आइडेंटिकल पावर नहीं है। ये आइडेंटिकल पावर क्यों नहीं है? क्योंकि जुरिडिक्शन अलग अलग है। जुरिडिक्शन अलग अलग क्यों है? बिकॉज जब सुप्रीम कोर्ट की बात आती है, जुरिडिक्शन क्या है? पूरा इंडिया। और जब हाई कोर्ट की बात आती है तो हाई कोर्ट के लिए जुरिडिक्शन जहां पे वो काम कर रहे हैं वहां पे है, तो आइडेंटिकल तो हो ही नहीं सकता है। फिर क्या है, द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओवर द हाई कोर्ट इज नॉट सिमिलर। नॉट वर्ड की वजह से ये क्वेश्चन स्टेटमेंट हो गया रॉन्ग। तो इसका मतलब उसने हमसे क्या पूछा था? उसने पूछा था कि नॉट करेक्ट कौन कौन सी हैं, तो नॉट करेक्ट कौन कौन सी हैं, सेकंड एंड थर्ड, तो इसका आंसर डी हो गया है। 85, 85 जो है वो क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। तो मैं सारा नहीं पढ़ूंगा, मैं सिंपल से देखूंगा। द यूनियन एग्जीक्यूटिव कैन एक्सरसाइज पावर फॉर एनी स्टेट और एनी सब्जेक्ट इंक्लूडेड इन द कंकरेंट लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। इसका प्रोविजो पढ़ लीजिएगा आर्टिकल 73 का, तो उसके हिसाब से ये आपका आंसर करेक्ट है। ये 73 के प्रोविजो के अंदर इसका आंसर मिल जाएगा आपको। 86, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज नॉट कंसिडर एज ए पब्लिक अथॉरिटी। तो उसके अंदर क्या है कि जो बहुत आसान सा क्वेश्चन था, एस्टेब्लिश बाय द प्राइवेट एंटिटी नॉट फाइनेंस एंड कंट्रोल बाय द गवर्नमेंट। बी आंसर है इसका 86 का। अब आगे चलते हैं 87। 87 इसके अंदर क्या है, नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन वाज लॉन्च टू अनलॉक, इसका आंसर लैंड एंड बिल्डिंग है। नेक्स्ट, फॉर द पीरियड ऑफ द 5 years द अपडेटिंग रिकॉर्ड एंड दिस, ये एआरसी रिपोर्ट की बात कर रहा है। तो एआरसी रिपोर्ट के अंदर इसका पैरा नंबर 5.4.10, यस यही पैरा है 5.4.10, उसको पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर ए है। इस बार जो क्वेश्चन आए हैं ना, मतलब जीएस के, बड़े ही मजेदार क्वेश्चन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर लेविड ऑन द इनकम, यानी कि जो डायरेक्ट आपके टैक्सेस होते हैं। तो आप देखिए, आपके कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स है। तो गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो है वो डायरेक्ट टैक्स नहीं है, इनडायरेक्ट टैक्स है, और ये जब आप परचेज करते हैं तब लगता है। तो ये इनकम टैक्स नहीं है, इनकम और उसके ऊपर टैक्स नहीं है, तो इसलिए इसका आंसर जो है वो आपका सी है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू द डिस्पोजल। अब अगेन ये क्वेश्चन भी मुझे आधा अधूरा लग रहा है। अगर आप सेक्शन 7 को पढ़ेंगे तो सेक्शन 7 के अंदर ये जो आपकी स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन साथ में एक प्रोविजो भी लिखा हुआ है। और वो प्रोविजो किसके बारे में लिखा हुआ है कि अगर लाइफ एंड लिबर्टी की अगर कोई क्वेश्चन आता है तो उस केस के अंदर उसका रिप्लाई 48 आवर्स में देना होता है। बट उसने पूछा कि ये दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है या नहीं है। अगर मैं उसको छोड़ दूं तो मेरे हिसाब से दोनों की दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अगेन इसके ऊपर भी हो सकता है आप लोग मेरे से सहमत ना हो, पर जो भी है मेरे को जो ठीक लग रहा है मैं वो आपको बता रहा हूं। यूपीएससी का आंसर डिफरेंट हो सकता है, मेरे हिसाब से मोस्ट
सूटेबल आंसर जो है वो यही है। कुछ इसके ऊपर आपका कुछ और सोचना हो तो बताइएगा मुझे। A bill that has been rejected either by House of the Parliament cannot be reintroduced during the same session. Consider the following statement regarding the money bill. मनी बिल फिर आपका बहुत कुछ इसके ऊपर आता है। 110 के अंदर लिखा हुआ है आपका कि जो है लोकसभा के अंदर इंट्रोड्यूस हो सकता है। इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है कि राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं हो सकता है। इट रिक्वायर्स द कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट बिफोर इंट्रोडक्शन, ये भी करेक्ट इंफॉर्मेशन है। ये दोनों इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं है कि लोकसभा राज्यसभा में होगा तो नहीं हुआ, प्रेसिडेंट इसको रिकंसिडर के लिए भी नहीं कर सकते, तो इसलिए इसका आंसर आपका डी है। ये भी लेजिस्लेटिव प्रोसीजर का बहुत सा आसान सा क्वेश्चन है। 3 रीडिंग होती हैं कि जब भी कोई बिल वो होता है तो उसकी 3 रीडिंग होती हैं। 94 द टर्म बुलेटिन, देखिए एक टर्म होती है क्लोजर और एक होती है बुलेटिन। बुलेटिन जो एक्चुअल में क्या होती है, जो फाइनेंशियल मैटर अगर कोई डिस्कस हो रहा होता है, जनरली इसको बजट के साथ जोड़ा जाता है कि कोई डिमांड ऑफ ग्रांट है और उसके अंदर जो है जब डिस्कशन हो जाती है बहुत, और अभी कोई मेंबर अगर उठ के बोलता है कि सर बहुत हो गया, इसको जो है अभी क्लोज किया जाए, ठीक है, तो वो जो क्लोज आपका होता है तो उसके लिए बुलेटिन यूज करते हैं, तो इसके अंदर इसका आंसर बी है। द कमिटी रिस्पॉन्सिबल फॉर स्क्रूटनी द एनुअल बजट, एस्टिमेट कमेटी वो करती है इसको। द टर्म इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन क्या है, प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इसके ऊपर इसका कनेक्टेड है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अब ये भी बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, ठीक है, क्योंकि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सिर्फ करेंसी नोट छापता है, क्वाइंस जो है उसको मिंट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है। अब यहाँ पे इन्होंने करेंसी नोट और कॉइन कर दिया, चलिए ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड ऑफ कोर्स वो करते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड जो है, कॉर्पोरेट बॉन्ड कभी भी, कॉर्पोरेट बॉन्ड का मतलब क्या होता है कि जो हमारी प्राइवेट कंपनीज हैं, कोई भी प्राइवेट कंपनी अगर डेट मार्केट से लेना चाहती है तो कॉर्पोरेट बॉन्ड की फॉर्म में लेती है या आपका डिवेंचर की फॉर्म में लेती है। तो कॉर्पोरेट बॉन्ड तो रिजर्व बैंक बिल्कुल करेगा ही नहीं। सिमिलरली जो आपका स्टॉक है, तो स्टॉक जो है वो भी नहीं करते हैं। आप बोलोगे सर हो सकता है पीएसयू के जो स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स का मतलब क्या होता है, शेयर्स, तो वो पीएसयू के स्टॉक्स जो है वो करते हो, पीएसयू के स्टॉक्स भी जो है वो रिजर्व बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो इसके हिसाब से जो मोस्ट सुटेबल आंसर था वो ये था कि टू। तो मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन विड्रॉ होना चाहिए क्योंकि इसके अंदर गड़बड़ है। गड़बड़ किस पॉइंट पे क्या क्या गड़बड़ है मैंने आपको बता दिया है। आंसर जो आप मर्जी पिक कर लो। अगर बहुत ही उन्होंने सोचा कि चलो भैया ये स्टेटमेंट करेक्ट है, ये करेंसी नोट के बारे में लिखा हुआ है, टू भी करेक्ट है, चलो ये भी मान लिया, ठीक है। अब उसके हिसाब से जो आपका आंसर जो है वो आपका फिर 1 to 4 ही बनता है, क्योंकि स्टॉक्स के ऊपर भी वो सोच सकते हैं कि स्टॉक्स सर हम बात कह रहे थे गवर्नमेंट की जो पीएसयूज हैं उनके स्टॉक्स की, हालांकि वो करते नहीं है, मैं फिर बता रहा हूं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से इसके अंदर कोई भी आंसर करेक्ट नहीं है। Which one of the following refer to the total value of all goods? सिंपल डेफिनेशन ऑफ जीडीपी यही है। फिजिकल डिफिसिट जो है वो टोटल रिवेन्यू और टोटल एक्सपेंडिचर के बीच का डिफरेंस होता है। द इंडेक्स दैट मेजर द एवरेज चेंज, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, बिल्कुल करेक्ट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पॉलिसी मेकिंग बॉडी ऑफ द मॉनेटरी मैटर्स, मॉनेटरी मैटर्स, देखिए आपका इकोनॉमिक मैटर्स, इकोनॉमिक पॉलिसीज आर डिसाइडेड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड मॉनेटरी आर डिसाइडेड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो चेंज ऑफ रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट जो है वो कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करते हैं। यही आपकी मॉनेटरी पॉलिसी है कि इंटरेस्ट रेट को कंट्रोल करना, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना बाय द फ्लो ऑफ, कंट्रोल ऑफ द फ्लो ऑफ द मनी, वो सारा का सारा काम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का है। विच इंडियन स्टेट्स लॉन्च द अम्मा वोडी स्कीम, ये अम्मा वोडी स्कीम आपका आंध्र प्रदेश ने लॉन्च किया था, और इसके अंदर जिस भी पेरेंट्स के बच्चे स्कूल जाते हैं, यानी कि उनको प्रमोट करने के लिए किया गया था, उसकी मदर के अकाउंट में 13,000 रुपीज जो हैं वो डालते हैं, मदर के अकाउंट में जाते हैं फॉर सेंडिंग द स्कूल। ये आंध्र प्रदेश की स्कीम है।
कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अटल पेंशन योजना बेसिकली जो आपका अनरिकॉग्नाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं उनके लिए है, तो इसलिए इसका आंसर ए होना चाहिए। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जो है वो आपका जो है इसका आंसर सी है, पॉवर्टी रिडक्शन उसके ऊपर है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना वाज लॉन्च्ड, अगेन ये आपकी 2016 की स्कीम थी और बेसिकली फूड सिक्योरिटी के लिए थी। ठीक है, जब कोविड आया तो कोविड में इसका स्कोप जो है एनहेंस कर दिया गया। 2020 की बात है, आई थिंक जून या जुलाई की। और उसके अंदर जो कोविड अफेक्टेड फैमिलीज थी उनको सपोर्ट करने के लिए इसका स्कोप चेंज किया गया। तो अगेन ये जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के अंदर ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से फ्रेम अलग ढंग से किया गया है, पर मोस्ट सुटेबल आंसर इसका डी है। 104, which one of the following is not correct pertaining to the exemption from the disclosure of information? Not correct पूछा। Information which does not affect the sovereignty and integrity of India, वो आप नहीं कर सकते हैं। तो इसके अंदर मेरे हिसाब से ए आंसर है इसके अंदर। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विच रिप्रेजेंट द थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन अंडर द आरटीआई एक्ट 2005। आरटीआई के गिने चुने क्वेश्चन ही आए हैं आपके इस पेपर के अंदर। ये आपका सेक्शन 11 को डिनोट कर रहा है। तो सेक्शन 11 के अंदर इसका जो आंसर जो बन रहा है वो उसने क्या पूछा आपसे कि करेक्ट कौन सा है। तो करेक्ट में द पीओ कैन डिस्क्लोज द कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन सप्लाइड बाय थर्ड पार्टी विदाउट इनवाइटिंग, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। द थर्ड पार्टी हैज ए राइट टू मेक एन अपील टू द डिपार्टमेंट एपलेट अथॉरिटी अगेंस्ट द डिसीजन ऑफ, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड अपील का भी उसके पास राइट है। ठीक है, द पीआईओ कैन नॉट डिस्क्लोज थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन अनलेस द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन सेक्शन 11, बिल्कुल ठीक है। तो इसके हिसाब से आंसर आपका बी बन रहा है। 108, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इन कमेटी? कौन नहीं है कमेटी जो सीआईसी के लिए? ये तीनों हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं है, उसने नहीं पूछा था कौन है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द पेनल्टीज अंडर द आरटीआई एक्ट 2005। अगेन ये आपका सेक्शन 23 है, पेनल्टीज वाला। 20 सेक्शन नंबर 20 है, बिल्कुल करेक्ट है। 1 डे का अगर डिले होगा तो 250 रुपीज, और टोटल मैक्सिमम जो है वो आपका 25,000, बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा जो है वो आपका ये है कि उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी देनी है। तो इस हिसाब से दोनों स्टेटमेंट हैं इसके अंदर करेक्ट है इसके अंदर। अगला जो है आपका आरटीआई वीक 5th to 12th अक्टूबर, करेक्ट इंफॉर्मेशन है। 111 अगेन अनदर कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन मेरे हिसाब से, क्योंकि जो आपकी वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है उसके हिसाब से जो इंडिया का स्टेटस है वो लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी है। लोअर मिडिल इनकम यानी मिडिल इनकम में भी दो कर रखे हैं, लोअर एंड अपर। अगर आप डी देखोगे तो डी में अपर लिखा हुआ है। तो अब लिखा हुआ है तो उसके हिसाब से मेरे हिसाब से ये मोस्ट क्लोज आंसर है बी। हालांकि मैं फिर बता रहा हूं लोअर मिडिल इनकम इकोनॉमी लिखा होना चाहिए था, लेकिन उन्होंने लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 112 जो है ये आपका गुजरात का 2021 के अंदर दो साइट्स थी। एक साइट जो है वो आपकी गुजरात की थी और दूसरी साइट जो है वो तेलंगाना की थी, जिसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट के उसमें किया था। उसका नाम है राम अप्पा, उसको भी नोट कर लीजिएगा। राम अप्पा ये आपका तेलंगाना की साइट थी जिसको वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर वो किया था। हमारा आंसर ये है इसके अंदर सी, कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर है ये, और सी आंसर है इसका। 113, विच एशियाटिक वाइल्ड डॉग, ये आपका ऐसा डॉग है जो लगभग 11 से 12 कंट्रीज के अंदर मिलता है, और इसका आंसर डोले है। कौन किस किस, अरे अगर आप मूवीज के शौकीन है तो इसका आंसर तो गलत दे ही नहीं सकते हैं। इसका आंसर विशाल भारद्वाज है। 115, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड? अब यहाँ पे भी एक कंट्रोवर्सी है। लोगों को लगता है इसका आंसर वर्ल्ड बैंक है, इसका आंसर वर्ल्ड बैंक नहीं है। इसका आंसर जो है वो आपका द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है।
चलिए लास्ट कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको डिस्कस करते हैं। ये आपका जो बैंकिंग रेजोल्यूशन अमेंडमेंट बिल आया था, उसके अंदर बेसिकली जो ये आया था कि जो कॉरपोरेट आपके बैंक्स हैं, कॉरपोरेशन बैंक्स होते हैं, उन कॉरपोरेशन बैंक्स का जो मैनेजमेंट है वो अब आरबीआई करेगा। और यहाँ पे लिखा हुआ है म्यूचुअल फंड्स एंड इंश्योरेंस, तो ये इंफॉर्मेशन आपकी करेक्ट नहीं है। तो इसके हिसाब से, मेरे हिसाब से इसका आंसर डी होना चाहिए। और 117 द डिजीज दैट प्रेजेंट परमानेंटली, तो इसको हम एंडेमिक बोलते हैं, इसका आंसर सी है। द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड, ये इंट्रोड्यूस हुआ था 2015 के अंदर और पास हुआ है 5 मई 2016 को, ये इस दिन। और उन्होंने क्या पूछा है कि एनेक्टेड, तो एनेक्टेड का मतलब कि जब पास हुआ, तो उसके हिसाब से इसका आंसर 2016 होना चाहिए। 119 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट द नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, तो ये नाम में ही क्लियर है, इसके अंदर इसका आंसर टू करेक्ट है, तो इसके हिसाब से बी आंसर होना चाहिए। और फाइनल आंसर जो है, इंडिया प्लेज एट कॉप 26 टू रीच दिस, तो इसके ऊपर उन्होंने टोटल 500 गीगावाट का कमिटमेंट किया था कि 2030 तक हम इसको अचीव कर लेंगे, एंड दैट इज अराउंड 50% ऑफ द टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ इंडिया। तो ये आपके टोटल अराउंड जो 120 क्वेश्चंस पेपर वन के डिस्कस हुए हैं। अब मेन बात जो आप पूछ रहे हो कि सर इसके अंदर बनेगा क्या, आपकी जो कट ऑफ है वो कट ऑफ किस हिसाब से जाएगी। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, जिनकी जीएस बहुत अच्छी है, जिन्होंने जीएस की प्रिपरेशन बहुत अच्छी कर रखी है, उनके लिए क्वेश्चन पेपर केक वॉक था। पर ज्यादा जिनसे भी मैं डिस्कस कर रहा हूं, मैक्सिमम लोगों ने जीएस के ऊपर इतना फोकस नहीं किया था। ठीक है। अब आप नेक्स्ट पेपर की जब आप बात करोगे, तो नेक्स्ट पेपर में आप बोलोगे सर अब तो जीएस ही बढ़ के जाएंगे, तो फिर यूपीएससी आपको कोई बाउंसर कर देगा। ओके। तो यूपीएससी जो है वो ये चाह रहा है कि वो पेपर को आप कोई प्रोडिक्ट ना कर पाओ, तो जो आपके जितने भी टॉपिक हैं उनको इक्वली टाइम दीजिए, इंक्लूडिंग योर जीएस एंड अदर थिंग्स। सो मेरे हिसाब से जो 2018 के हिसाब से कट ऑफ आई थी पेपर वन के अंदर, उसके हिसाब से ही जाना चाहिए। यानी कि मैक्सिमम लोगों के जो मार्क्स उस वक्त आए थे, वो जिनका मैं क्लियर हुआ उनकी बात कर रहा हूँ। जो एक मैं आपको बता देता हूँ, पेपर वन में जिनका क्लियर हुआ था, जिनको मैं जानता हूँ, टॉप रैंकर्स में है वो, उनके अराउंड आई थिंक 76 मार्क्स आए थे। तो इफ यू आर स्कोरिंग 75 मार्क्स एंड अबव, कीपिंग अदर थिंग्स एट पार, तो मेरे हिसाब से ये पास होने वाला स्कोर है पेपर वन के अंदर 75 मार्क्स। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन कि आप पेपर टू एंड पेपर थ्री के अंदर क्या करके आए हैं उसके ऊपर। पेपर टू थोड़ा लेंदी जरूर था, पर वो सिंपल था कंपैरेटिवली पेपर वन। पेपर थ्री तो केक वॉक था, मैक्सिमम लोगों ने उसके अंदर अच्छा स्कोर किया है। ठीक है। सो ये आपका आज का वीडियो था। इसके ऊपर जो भी आपको लगता है, कुछ अगर आपको कमेंट करना है, या कुछ जो है आपको इसके अंदर चेंज लगता है कि होना चाहिए, वो बताइएगा जरूर। और मैं उसको जो सेकंड पेपर का जो आपका वीडियो है उसके अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करूंगा, आपके जो भी सजेशंस होंगे। सो थैंक यू वेरी मच।